रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं शंघाई सहयोग संगठन की चुनौतियों और संभावनाओं को। दरअसल इधर के दिनों में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एक अच्छे क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन चूंकि इसमें कई देश शामिल हैं, इसलिए इसमें कुछ विरोधाभास भी हैं और कुछ एकता के तत्व भी। आइए देखते हैं इस पर एक सारगर्भित रिपोर्ट। कोरोना काल में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को प्रस्तावित है। ये शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। इसके पहले सन 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इस बरस के एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के पास है और अगर कोरोना नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सदस्य देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष रूस जाकर क्षेत्रीय और विश्व के मुद्दों पर चर्चा करते, लेकिन कोरोना महामारी ने इस संभावना पर पानी फेर दिया। इसलिए कोरोना महामारी एक अहम मुद्दा है जिस पर एससीओ के नेता बात करेंगे। लेकिन इस बार का एससीओ शिखर सम्मेलन कोरोना के अलावा कुछ अन्य कारणों से भी काफ़ी अहम है और इसीलिए सबकी निगाहें इस पर लगी हैं। आइए देखते हैं क्या हैं वो खास बातें जिसके कारण एससीओ 2020 का शिखर सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और कह सकते हैं कि वह एक मील का पत्थर भी साबित होगा। इस बार का शिखर सम्मेलन वैसे समय में होगा जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। भारत की सीमा के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा बदलने की कोशिश में धोखा देकर बैठे हुए हैं। भारत एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में 2017 में नामित हुआ था और चीन में हुए इसके सन 2018 के शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में पहली बार शामिल हुआ। लेकिन ये काफी गहरी निराशा की स्थिति है कि 2 बरस के अंदर ही चीन ने भारत की सीमा पर अतिक्रमण का प्रयास किया। एससीओ के अन्य देश भी इस स्थिति को ठीक नहीं मान रहे हैं और संभव है कि इस बार के एससीओ शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का मामला किसी न किसी रूप में उठे। इनडायरेक्टली वो उठाएंगे जी। जैसा कि एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि मॉस्को में हमारे जयशंकर साहब गए थे जी। तो उसमें कि एक दूसरे की संप्रभुता के ऊपर हमें सेंसिटिव रहना चाहिए और कोई ऐसा काम ना करें जो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर आँच आए। तो उस रूप में मेरा ख्याल ये उठाया जा सकता है। भारत ने जिस बात पर भरोसा करके इस संगठन में शामिल होने की बात सोची थी, उसमें ये भी था कि जो देश इसमें शामिल होंगे वो भी क्षेत्रीय मित्रता की भावना से ओतप्रोत होंगे और टकराव की जगह विकास में सहयोग इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। चीन और रूस की पहल पर बने इस संगठन में भारत की उपस्थिति ने ज्यादा वजन ला दिया है और इस संगठन ने मध्य एशिया और यूरेशिया में सिमटे संगठन से ऊपर उठकर एक व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इसलिए जरूरी था कि यूरेशिया एक बहुत बड़ा इलाका है और यूरेशिया हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है और यूरेशिया के साथ हमारा अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से हमारे लिंक्स टूट गए, लेकिन हिस्टोरिकली हमारे यूरेशिया के साथ लिंक्स बहुत सदियों से हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ASU decided to be regional organization. Of course, it was not possible without participation of India. Yes, because of it was local issues, some body issues, and after that, if ASU would like to be a regional organization, of course, without India, it's impossible. So, but India from own side could see that ASU developing very successfully. So it was both decision from both sides. एससीओ के चार्टर में भी इस बात का प्रमुखता से जिक्र है कि सभी सदस्य देश एक दूसरे की सीमाई संप्रभुता का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान से ज्यादा आशा नहीं होती थी क्योंकि वो हमेशा से अविश्वसनीय रहा, लेकिन चीन से अपेक्षा थी कि वो एससीओ का संस्थापक होने की वजह से उसके उद्देश्यों को मानेगा।
खास तौर पर सीमा के मसले पर वो दोनों देशों के बीच स्वीकृत प्रोटोकॉल का पालन करेगा। एससीओ में अभी भी पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल आगे जाने के लिए। और हिंदुस्तान इस वक्त इसको देख रहा है इस नज़र से कि हम जितना कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं इसमें, और फिर देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन उस समय हम उसको एनालाइज करेंगे। पर अभी फिलहाल मेरे ख्याल में कोई रास्ते में कोई पत्थर या कुछ अभी नहीं मिला है हमें। एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों के इस शिखर सम्मेलन में आमतौर पर भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री स्वयं ही करते हैं। हालांकि इसके बाद 30 नवंबर को एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास आएगी, इसलिए एक शिखर सम्मेलन उस समय भी होगा जो सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुखों के बीच होता है। उसमें आमतौर पर चीन और रूस के प्रीमियर शामिल होते हैं। बिश्केक के एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में 14 निर्णय लिए गए थे, जिनमें खास तौर पर आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ निंदा प्रस्ताव पारित हुए थे, बल्कि एससीओ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्तावित सीसीआईटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का भी पुरजोर समर्थन किया था। उस समय भारत के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 14 फरवरी सन 2019 को पुलवामा में हमले किए थे, जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के सिपाही शहीद हुए थे। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने को नष्ट कर दिया था। एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव का संदर्भ यही था। हमारे तरफ से तो हमेशा टेररिज्म का मामला बहुत जोर शोर से उठाया गया है। जी। तो मुझे लगता है कि फोकस उस पे ही रहेगा। जी। और अब एक कोविड-19 वाला जो मामला है, जी। आपसी में सहयोग करना, और अभी कुछ समय पहले एससीओ हेल्थ मिनिस्टर्स की भी बात हुई थी। जी। तो एक हेल्थ सिक्योरिटी का मामला है, वो उठाया जाएगा। और एससीओ में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर भी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी बहुत जोर शोर से चर्चा होती है, जिसमें कि रूस और चीन दोनों इंटरेस्टेड हैं। वो एक मामला उठाया जाएगा। इस साल एससीओ शिखर सम्मेलन के पहले भारत की सीमा पर चीन के घुसपैठ की हरकतें हुई। भारत और चीन दोनों एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य हैं। ऐसे में ये सवाल उठना काफ़ी लाजिमी हो गया है और लोग सवाल उठाने भी लगे हैं कि कहीं एससीओ की भी स्थिति सार्क जैसी नहीं हो जाएगी, कहीं एससीओ भी चीन और भारत के अंतर्द्वंद में फंस नहीं जाएगा। दोनों क्षेत्रीय संगठन हैं और सार्क में अगर पाकिस्तान है तो एससीओ में पाकिस्तान और चीन दोनों हैं। दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं और भारत क्या इनके रहते एससीओ को एक सकारात्मक संगठन के रूप में विकसित होते हुए देख पाएगा? एससीओ शिखर सम्मेलन के पहले ये सवाल किसी न किसी तरह लोगों के जहन में उठ रहा है। इसके बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, उज़्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, ताजिकिस्तान में ये लोग, कई एकेडमिक्स मेरे से ये पूछ चुके हैं। ये जो हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है पाकिस्तान और चाइना के साथ, ये एससीओ के जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा, माने एससीओ को डिफंक्ट नहीं करेगा कि ये मीटिंग्स होते रहेंगे पर कोई फ़ायदा इन मीटिंग्स का असलियत में नहीं होगा, क्योंकि कोई नए प्रोजेक्ट्स जॉइंटली हम अंडरटेक नहीं करेंगे वगैरह। ये सब बातें तो विदेश में भी हो रहा है और ये सवाल जो है विदेश भी उठ रहा है, और इसका कोई जवाब किसी के पास शायद नहीं है। भारतीय रणनीतिकारों का कहना है कि चीन की कोशिश थी कि एससीओ में भारत प्रवेश ना कर पाए, इसलिए उसने भारत के प्रवेश पर लंबे समय तक अड़ंगा डाला, जबकि रूस सहित एससीओ के अन्य सदस्य भारत के प्रवेश को जरूरी मानते थे। इसलिए चीन के सामने स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन चीन के दबाव के कारण पाकिस्तान भी भारत के साथ एससीओ का सदस्य बन गया। चीन जो था वो पाकिस्तान को साथ में लाना चाहता था, और चीन को एक आशंका भी थी कि अगर इंडिया आएगा सिर्फ
तो एक मुश्किल में आ जाएगा चीन भी, और पाकिस्तान बाहर रह जाएगा, और फिर उसका आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जी चीन ने काफ़ी डिले भी किया, और बाद में उनको ये सारे, रूस को भी और चीन को भी, ये दो बड़े देश हैं, इनको भी आशंका थी कि इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे एससीओ में अगर आ गए तो फिर वो जी उसका सार्क वाला हालत जो है वो ना हो जाए। खैर, एससीओ में भारत और पाकिस्तान सहित फिलहाल 8 सदस्य हैं। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इरादा इसे और विस्तारित करने का है। 4 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके 6 वार्ता साझीदार भी हैं, आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। एससीओ का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। मतलब ये कि एससीओ की एक संरचना बनी हुई है कि अगर चाहे तो इसमें क्षमता है कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। और एससीओ ऐसा एक फोरम है जो हमें इसमें मदद कर रहा है। दूसरा, हमारे ये एससीओ फोरम में हमारी बातचीत फिर रूस के साथ भी होती है, सेंट्रल एशिया के बारे में और कई दूसरों मामले में जिस पे एससीओ का इंटरेस्ट है। तो ये हमारे जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स है, अपने जो हम सेंट्रल एशिया को कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो ये अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड में हमें रिश्ते रखने ये ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जो है मदद कर रहा है। दरअसल एससीओ की स्थापना इसी आशा के साथ 15 जून सन 2001 को हुई थी। तब इसके 6 सदस्य देश थे, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एकता के मूल में आतंकवाद और धार्मिक चरमपंथ का डर था। चीन की रुचि स्वाभाविक तौर पर इस संगठन के बहाने व्यापार और निवेश के अवसर बनाने में थी। Economic opportunities, for example, Central Asia has everything, gold, oil, gas, agriculture products, everything. Just problem with connectivity. Yes, Okay. and we are ready to supply, to provide all of this to the India, and also we have a lot of need take from India side, and the modern technology, textile, Indian goods, etc. Indian culture, of Right. course. In the framework of ASEO organization, it's better, it's easier to do. लेकिन सिर्फ इसी वजह से एक बार की एससीओ का गठन नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 26 अप्रैल 1996 में शंघाई में चीन और रूस की पहल पर रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की बैठक में हुई थी। तब इसे शंघाई 5 कहा गया था। उस समय मध्य एशिया के देशों के बीच और चीन के साथ सीमा मामले पर विवाद बढ़ने की आशंका थी और धार्मिक कट्टरता की वजह से पूरे इलाके की शांति के भंग होने का खतरा था। शंघाई 5 की स्थापना के समय ट्रीटी ऑन डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन्स संधि पर भी हस्ताक्षर हुआ। After collapse of USSR, former USSR republics had to decide border issues with China. Okay. Because of it was some new one, and it was decided between USSR and China. How it will be possible between new countries, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, and China. And they decided to do everything peacefully. Contradictions at other countries must be decided with respect each other, with respect international law, and it was successful experience. 90 के दशक में एक के बाद एक पूर्व सोवियत संघ के देश अलग हो रहे थे और रूस तथा चीन दोनों सीमाओं पर तनाव की स्थिति बन रही थी। किस तरह से उन सीमाओं को शांत रखा जाए और बिना टकराव के सहजता के साथ उनका निर्धारण हो जाए, ये भी शंघाई 5 का अहम उद्देश्य था। शंघाई 5 एक क्षेत्रीय समन्वय की ताकत के रूप में उभरने लगी, जो बाद में शंघाई सहयोग संगठन के रूप में तब्दील हो गई। हिस्टोरिकली तो ये एससीओ जो है पहले था शंघाई 5। ये शंघाई 5 था इसकी वजह से कि जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई
और ये 15 नए रिपब्लिक्स आ गए। इनमें से 4 या 5 उनके बॉर्डर चाइना के साथ था, और सोवियत यूनियन का बॉर्डर चाइना के साथ रिजॉल्व नहीं था। तो चाइना ने ये क्रिएट कर दिया इस शांघाई 5 को इसी स्पेसिफिक मामले के लिए कि बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व कर ली। और इसमें एससीओ में ये एससीओ नहीं, शांघाई 5 वो कामयाब हो गए कि ये बॉर्डर इश्यूज सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ कम से कम कर लिया। पर ये भी याद करना चाहिए सबको कि बॉर्डर इश्यूज मल्टीलैटरल इशू नहीं है। अल्टीमेटली सारे जो समझौते हुए हैं वो बायलैटरली ही हुए। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीयता में विश्वास करता रहा है और इसीलिए भारत ने एससीओ में भी शामिल होने की इच्छा जताई। 2005 में भारत को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला और बाद में 2017 में भारत एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना। हालांकि भारत के साथ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान अभी भी एससीओ में पूर्णकालिक सदस्य नहीं बन पाए। इस बीच एससीओ को क्षेत्रीय संगठन के रूप में व्यापक मान्यता मिल रही थी। इसे सन 2004 में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मान्यता मिली, तो सन 2005 में कॉमनवेल्थ, आसियान, सन 2007 में CSTO, सन 2007 में ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सन 2011 में UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, सन 2014 में सीका, सन 2015 में एस्केप और सन 2018 में यूनेस्को की सदस्यता मिली। एससीओ को एशिया के एक ताकतवर संगठन के रूप में पहचान मिलने लगी। एक समय लोग एससीओ को एशियन नेटो के रूप में देखने लगे थे, यानी एक ऐसे समूह के रूप में जो नेटो के समानांतर खड़ा होगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल एससीओ के अधिकांश सदस्य इसे एक सहयोग संगठन के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं, जो दुनिया की सभी ताकतों के साथ मिलकर काम करना चाहती है। भारत के इसमें शामिल होने के बाद इसकी वैधानिकता में और ज्यादा इजाफा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन एक साथ एक मंच पर। तो लगभग 42% जो है वो GDP 42-44% जो है वो अब इन एससीओ देशों का आता है। और इस समय कितनी 4 न्यूक्लियर पावर उसमें आ गई हैं। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका एक बहुत बड़ा अपील है, और खासकर सेंट्रल एशिया में हमारे संबंध उनको प्रगाढ़ करना, ये एक रास्ता हमारे लिए खुलता है। सबसे अहम बात यह थी कि 10 जून सन 2018 को चीन के चिंगदाओ में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में अच्छे पड़ोसी, मित्रता और दीर्घकालिक सहयोग से संबंधित एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। उस संधि को लागू करना सभी सदस्य देशों की जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि 10 नवंबर को जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें इस पर किस तरह चर्चा होगी। सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर्टिकुलरली वो जानते हैं कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और चीन के बीच में शांति नहीं होगी, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि ये चीज़ें किसी ना से रिजॉल्व हो जाए, पर वो ये भी डरते हैं कि अगर वो इस सवाल को उठाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा नुकसान होगा। तो अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान और चीन सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान वो अलग बात है, पर हिंदुस्तान और चीन अभी जो प्रॉब्लम चल रही है इसको बहुत से जल्दी रिजॉल्व करें। भारत ने अपनी तरह से हमेशा एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाई है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव या म्यांमार हो। भारत ने सबके विकास में मदद की है। कोरोना काल में भी भारत ने पहल कर सार्क देशों से समन्वय और कोरोना फंड बनाने की पहल की और आवश्यक दवाएं और मेडिकल टीम मुहैया कराई। एससीओ भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए आवश्यक है।
एससीओ के माध्यम से मध्य एशिया और यूरेशिया के देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे और इसमें एक बहुपक्षीय आयाम भी जुड़ेगा। इसके अलावा एससीओ के साथ जुड़ने से भारत की मध्य एशिया के खनिज और ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच बनेगी। ये सिर्फ एनर्जी में नहीं, फार्मास्यूटिकल्स में है, एग्री प्रोडक्ट्स में है, गोल्ड, सम ऑफ द बेस्ट गोल्ड माइंस आर इन सेंट्रल एशिया, गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें, मतलब यूरेनियम भी है, तो स्ट्रेटेजिक गुड्स एज वेल एज कमर्शियली वायबल गुड्स हमारे हैं। दूसरा, ताजिकिस्तान अगर आप लेंगे, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, दे आर द बिगेस्ट ग्रोअर्स ऑफ हींग, और हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है हींग के। एससीओ के साथ जुड़ने से भारत की इस संगठन के देशों के बाजार तक पहुंच बनेगी। इस संगठन के देशों से एक साथ जुड़ने से मध्य एशिया के देशों के साथ विकास, निर्माण, दवा उद्योग, कपड़ा जैसे क्षेत्रों में भारत निर्यात कर सकता है। ईरान में चाबहार बंदरगाह का भारत ने निर्माण करके उनके पास सीधे पहुंचने का रास्ता भी बना लिया है। एससीओ के मंच के माध्यम से मध्य एशिया के विकासशील देशों को भारत से मदद लेने में सहूलियत होगी। इससे भारत और मध्य एशिया दोनों को फायदा होगा। Move step by step because of huge region. Yes, and now Indian side more stress for using this north-south corridor through Chabahar. We agreed it's a very good opportunity. It's already elaborating long ago. Yes, and now is a and just we have to little bit push forward, and we can use in full scale this road. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ में भारत की भूमिका को संक्षेप में अंग्रेजी में हेल्थ के नाम से 6 सूत्री कार्यक्रम के रूप में निरूपित किया। एच यानी स्वास्थ्य में सहयोग, ई यानी आर्थिक सहयोग, ए यानी वैकल्पिक ऊर्जा में सहयोग, एल यानी साहित्य और संस्कृति में सहयोग, टी यानी आतंकवाद मुक्त समाज और एच यानी मानवीय सहयोग। भारत की रणनीति एससीओ के देशों के साथ अलग से भी एक मंच रखने की है ताकि एससीओ पर किसी एक देश का प्रभाव न पड़े, और इसके अलावा एससीओ के देशों के साथ अलग से भी भारत के संबंध उतने ही मजबूत हों। एससीओ में अपने प्रभाव को और मजबूत बनाने के लिए भारत ने 28 अक्टूबर सन 2020 को भारत मध्य एशिया डायलॉग का आयोजन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में संपन्न इस विचार मंथन में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। ये भारत और मध्य एशिया के बीच दूसरा डायलॉग था। पहला डायलॉग 13 जनवरी सन 2018 को समरकंद में हुआ था। ये सभी देश एससीओ के साथ जुड़े हैं। We have maintained extensive engagement in all fields under the SCO framework, and this includes promoting multilateral political, security, economic and people-to-people interaction in the region. SCO also provides us an institutional platform to engage with Central Asian states and to prioritize our economic and trade cooperation. इसी मकसद से 6 फरवरी सन 2020 को दिल्ली में भारत और मध्य एशिया बिजनेस काउंसिल का भी आयोजन हुआ। भारत ने इस क्षेत्र को $1 अरब का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया ताकि वो कनेक्टिविटी को लेकर अपनी अन्य प्राथमिक जरूरतों के लिहाज से भारत के सहयोग से उसे पूरा कर सके। इससे भारत और संबंधित देश दोनों लाभान्वित होते हैं क्योंकि लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रोजेक्ट को भारत की कंपनियां ही पूरा करती हैं। We accepted joint declaration where it was written our main direction of our cooperation, and one of the concrete decision, it was set up four working group, the different spheres: pharmacological, tourism, energetica, and textile, where every country sent the expert, and they have to elaborate some concrete proposal to enhance our cooperation in these concrete spheres. एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक 10 सितंबर सन 2020 को मॉस्को में हुई और कोरोना काल के बावजूद विदेश मंत्री जयशंकर वहां गए। उस अवसर पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी उनकी अलग से बैठक हुई।
इससे पहले 4 सितंबर सन 2020 को कोरोना काल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मॉस्को में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। वो भी चीन के रक्षा मंत्री के साथ अलग से मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर सीधे द्विपक्षीय मामला नहीं उठाया, लेकिन संकेत किया कि एससीओ के देशों को किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। नाम लिए बगैर इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था, जो एससीओ की भावना के विरुद्ध काम कर रहे हैं। भारत चाहता है कि एससीओ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले संगठन के रूप में उभरे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सदस्य देशों के बीच गैर आर्थिक संबंध भी ठीक रहें। सीमा पर कोई एक तरफा बदलाव लाने का काम ना करे। आतंकवाद का सहारा लेकर सीमा के मामले हल करने के प्रयास सदस्य देशों के बीच ना हो और असैनिक मकसदों के लिए एक देश से दूसरे देश में जाने के जमीनी रास्ते सदस्य देशों को दिए जाएं। पाकिस्तान ने एससीओ की भावना के विपरीत भारत और एससीओ के अन्य सदस्य देशों की ओर जाने वाले जमीनी रास्ते को रोक रखा है। इसे महज दो देशों के बीच का आपसी मामला कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इतना तो साफ है कि पाकिस्तान और चीन की वजह से भारत एससीओ को बाधित नहीं होने देगा। एससीओ के भी अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि भारत इसमें शामिल रहे। जहाँ तक व्यापार की बात है और पाकिस्तान के रास्ता न देने की बात है, तो एससीओ के सदस्य लगातार पाकिस्तान पर इसके लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन चाबहार का रास्ता भी खुला है और चाबहार के रास्ते भी भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच में व्यापार अच्छा चल रहा है। राज्यसभा टेलीविज़न की इस खास रिपोर्ट में आज बस